नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपकी डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। आज फिर हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका सेशन फिर से लेके आपके समक्ष हाजिर हो गए हैं। देखिएगा, पहला हमारा करंट अफेयर्स आता है किससे? इंडिया रैंक्स 135 आउट ऑफ 146 इन जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट। तो अगर हम यहां पे किसकी बात करेंगे, जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट की बात करेंगे या जेंडर गैप इंडेक्स की बात करेंगे, तो यह आपका विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2022 के जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके टोटल 146 देश शामिल किए गए थे और इन 146 देशों में अगर हम आपसे बताएं भारत का स्थान क्या था, तो 135 भारत का स्थान था। भारत का स्थान क्या है? 135वां भारत का स्थान है। इसमें आपके 4 सब कैटेगरीज बनाई गई हैं। इसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी राजनीतिक कितनी ज्यादा दृढ़ता है देशों में, तो उसमें हमारा देश 49वां स्थान पाता है। हेल्थ और सर्वाइवल में हमारा देश 146वां स्थान पाया है, जो कि सबसे बुरा है। हेल्थ एंड सर्वाइवल में हमारा देश कौन सा स्थान पाया है? इसमें 4 इंडेक्सें आपकी बनी है, छोटी छोटी सब इंडेक्स हैं, उनके आधार पे आपका जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो चौथी में जो तीसरी आपकी सब इंडेक्स है वो है हेल्थ एंड सर्वाइवल पे। उस पे सबसे खराब अंक हम लोगों को मिले हैं। एजुकेशनल अटेनमेंट यानी हमारे देश में जो शिक्षा दी जाती है वो कितने लोग ले पाते हैं, या शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उसमें 107वां स्थान हमने पाया है। और आर्थिक भागीदारी और अवसर, इसमें 143वां स्थान हमने पाया है। ओवरऑल भारत की रैंकिंग 135 आ चुकी है। अगर हम बात करेंगे 2021 में कौन सा स्थान भारत ने पाया था, तो याद रखना 140वां स्थान भारत ने पाया था। और 2021 में कितने देशों की सहभागिता थी, तो 156 देश जो है इस रिपोर्ट में शामिल किए गए थे। अगर हमारे पड़ोसी देशों में बात की जाए तो पड़ोसी देशों में हमसे पीछे 145वें स्थान पे आपका पाकिस्तान आया है इस रिपोर्ट में, और अफगानिस्तान का नंबर 146 है। यानी आखिरी स्थान किसका है? अफगानिस्तान का ही है, जो कि आपका 146 है। हमारे पड़ोसी देशों में ये देश जो है सबसे पीछे हैं। बाकी अगर बात करेंगे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स या भूटान की, तो हमसे सारे के सारे इस रैंकिंग में ऊपर पहुंच गए हैं, कोई भी हमसे पीछे नहीं है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो 71वां है, 96 पे नेपाल है, 110 पे श्रीलंका है, मालदीव्स 117 पे है, भूटान 126 रैंकिंग है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो ईरान की 143 है, पाकिस्तान की 145 है, अफगानिस्तान की 146 रैंक आई है। जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसका जो है आपका जो है ये आपकी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है। साथ में इसमें एक पॉइंट और याद रखना है आपको, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना होती है। 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना होती है। अगर आपसे इसके हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाएं तो कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में क्या है इसके आपके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। किसके? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आपके क्या मिलते हैं? आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। और चेयरमैन अगर इसके पूछे जाएं तो क्लॉज श्वैब जो है आपके क्या हो जाएंगे? क्लॉज श्वैब जो है क्या हो जाएंगे? इसके चेयरमैन हो जाएंगे, यानी अध्यक्ष हो जाएंगे इस संस्था के। ये संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपकी ये कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में स्थित रहती है। तो वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान आपको याद रखना है 2022 में 135वां नंबर हम लोगों ने पाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे देखने की कोशिश करेंगे, अगले पेपर कटिंग को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिएगा, अहेड ऑफ मॉनसून सेशन गवर्नमेंट कॉल्स फॉर ऑल पार्टी मीटिंग। जैसे मानसून सेशन आने वाला है उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग गवर्नमेंट ने क्या बुलाई है? सभी पार्टीज की मीटिंग बुलाई है कि कैसे कैसे हमें काम करना है, मानसून सत्र में किस किस चीज की चर्चा करनी है।
तो जैसे ही आपके सामने ये चीज आती है तो आपको पता है हमारे प्रेसिडेंट साहब के चुनाव होने वाले हैं, और प्रेसिडेंट के चुनाव कब होने वाले हैं, तो 18 जुलाई, याद रखना है डेट आपको, 18 जुलाई को आपके राष्ट्रपति के चुनाव। और अगर यहां पे बात करें उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उसके चुनाव आपके कब, 10 अगस्त को वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव होने हैं। कब होने हैं, 10 अगस्त को आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव यहां पे आयोजित होंगे। इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो भारत की जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है, उसमें 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक बजट सत्र होता है यानी बजट सेशन होता है, एक आपका मानसून सत्र होता है यानी मानसून सेशन होता है, मानसून सेशन होता है। और बात करें एक और सत्र होता है जिसका नाम क्या है, मानसून सत्र, बजट सत्र, और एक और सत्र होता है जिसका नाम है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन। तो अगर बात करें बजट सत्र की तो यह फरवरी से लेके आपका लगभग मई तक चलता है, और बात करें अगर मानसून सत्र की तो ये जुलाई से स्टार्ट होके लगभग आपका सितंबर अक्टूबर तक जाता है। कब तक, सितंबर अक्टूबर तक जाता है। और शीतकालीन सत्र की बात करेंगे तो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है, तो सबसे छोटा सत्र आपका, छोटा सत्र आपका क्या हो जाता है, शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन जो है सबसे छोटा सत्र हो जाता है। और सत्र को बुलाना किसके हाथ में होता है, सत्र को बुलाना आपके राष्ट्रपति के हाथ में होता है। राष्ट्रपति सत्र का क्या करता है, सम्मन करता है। किसी भी सेशन को सम्मन या सत्र का आह्वान कौन करता है, तो याद रखना प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति सत्र का क्या करता है, आह्वान करता है। ठीक, इतनी बात यहां पे याद रखनी चाहिए। और याद रखना कि इन्हीं 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र तो आयोजित हो ही हो, 6 माह से ज्यादा गैप किसी भी सत्र में नहीं होना चाहिए। यह हमारा संवैधानिक आपका क्या है, प्रावधान किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पेपर कटिंग की तरफ देखते हैं। तो क्लाइमेट चेंज मिशन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु कि हर जिले में क्या है, क्लाइमेट चेंज के मिशन चलाए जा रहे हैं। और ये क्लाइमेट चेंज के जो मिशन चलाए जा रहे हैं ये आपके मजिस्ट्रेट को सौंपे जा रहे हैं, डीएम को सौंपे जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के मिशन चलाए जा रहे हैं यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे लड़ने के लिए कुछ आपके मिशंस जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। किसके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के द्वारा यह काम कराया जा रहा है। और अगर बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो तमिल भाषा बोली जाती है ये सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषा है, ओल्डेस्ट सर्विंग लैंग्वेज, सर्वाइविंग लैंग्वेज, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेज, सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषा तमिल है। साथ में अगर बात करेंगे किसकी, तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई हो जाएगी। गवर्नर RN रवि, गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, तो RN रवि, RN रवि आपके गवर्नर हो जाएंगे। साथ में अगर आपसे चीफ मिनिस्टर पूछे तो MK स्टालिन साहब क्या हो जाएंगे, MK स्टालिन साहब यहां के क्या हो जाएंगे, आपके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, जो कि DMK पार्टी से संबंध रखते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। साथ में आपको याद रखना है इसका जो है हाई कोर्ट कहां देखने को मिलता है, तो मद्रास हाई कोर्ट जो है इसका है आपका हाई कोर्ट किसका, तमिलनाडु के हाई कोर्ट का नाम मद्रास हाई कोर्ट है। तो ये कब स्थापित हुआ था, याद रखना 1862 में। 1862 में भारत के सबसे पुराने 3 आपके हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1866 में यानी 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की आपकी स्थापना होती है। और इस देश ये आपका राज्य कब बना, अगर ये पूछा जाए तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को ये फॉर्मेशन हुई थी इस राज्य की। ठीक है, इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रहनी चाहिए। आगे चलते हैं अगली प्रेस कटिंग पे और देखते हैं क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पे है। तो मैंने आपसे ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मेहुली और साहू ने दोनों ने मिलके मिक्स्ड डबल में गोल्ड जीता है। राइफल यहां पे क्या चल रही है, तो शूटिंग चल रही है, या आपका शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है चांगवॉन कोरिया में। शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। शूटिंग
वर्ल्ड कप चल रहा है कहां पे, तो चांगन कोरिया। ये कोरिया कौन सी है, तो याद रखना साउथ कोरिया है, और साउथ कोरिया की राजधानी अगर पूछी जाए तो श्योल इसकी कैपिटल हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। तो यहां पे आपके दो लोग, आपके मेहुली घोष एवं मेहुली घोष के साथ साथ आपके आपके शाहू तुषार माने। तो ये दोनों लोगों ने मिलके जो है राइफल में क्या जीता है, गोल्ड जीता है। राइफल शूटिंग में क्या जीता है, गोल्ड जीता है। तो इतनी बात यहां पे याद रखना चाहिए आपको। शूटिंग वर्ल्ड कप कहां हो रहा है, चांगन कोरिया में आपका ये आयोजन हो रहा है शूटिंग वर्ल्ड कप का। तो इतनी बात यहां पे कंफर्म हो गई। आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच सिटी ऑफ इंडिया इज फीचर्ड एज वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 बाई टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन में विश्व की 50 सबसे आपकी महानतम जो है, दुनिया की 50 महानतम स्थान 2022 में भारत का कौन सा जो है आपका सिटी जो है इसमें आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद सिटी जो है आपका विश्व का 50 महानतम सिटी की श्रेणी में टाइम मैगजीन ने इसको रखा है। वाराणसी नहीं है इसका उत्तर। न्यू रायपुर और चंडीगढ़ की अगर बात करेंगे तो ये भारत के प्लैंड सिटी में से एक हैं। प्लैंड सिटी, भारत के प्लैंड सिटी में से दोनों के दोनों सिटी हो जाते हैं, नया रायपुर और चंडीगढ़। वाराणसी की बात करेंगे तो वाराणसी आपकी विश्व धरोहर हो जाती है। तो हम बात करते हैं यूनेस्को द्वारा कौन कौन सी सिटी को, यूनेस्को द्वारा भारत की कौन कौन सी सिटी यानी भारत के कौन कौन से शहर को विश्व धरोहर बोला गया है। विश्व धरोहर किस किस शहर को बोला गया है, भारत के किस किस शहर को विश्व धरोहर बोला गया है, ये आपको याद रखना है। यहां पे वाराणसी होगा, वाराणसी जो है वाराणसी विश्व धरोहर होगा। उज्जैन भी आपका क्या होगा, उज्जैन भी आपका क्या होगा, विश्व धरोहर होगा। उज्जैन भी आपका विश्व धरोहर में आता है। अहमदाबाद भी आपका किस में आता है, अहमदाबाद भी आपका किस में आता है, विश्व धरोहर की आपकी श्रेणी में आता है। साथ में आपको याद रखना है हम्पी, पटना और गया। हम्पी भी आपका विश्व धरोहर में आता है। गया और पटना भी आपको याद रखना है, साथ में जयपुर। इतने जो है सिटीज को विश्व धरोहर सिटीज बोला गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर शहर की आपकी श्रेणी में इनको रखा गया है। तो अहमदाबाद जो है अभी आपका टाइम मैगजीन द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसे आपके 50 महानतम शहरों में 2022 की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसको। अ स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। अ स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन नामक जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, यह आपसे पूछा गया। खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कोष यानी यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव के द्वारा ये जो है आपकी ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड नामक रिपोर्ट आपकी प्रस्तुत की गई है। यहां पे आपको याद रखना है जो आपकी ये रिपोर्ट है इसमें पता लगा है कि 2.3 बिलियन लोगों को, कितने लोगों को, 2.3 बिलियन लोगों को जो है आपका खाना नहीं मिला है या खाने के लिए परेशान हुए हैं, स्ट्राइव हुए हैं। कब 2021 की बात कर रहे हैं ये हम। और ये किसने बोला है, तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने बोला है। और ये किस आधार पे बोला है ये स्टेटमेंट, तो इसी रिपोर्ट के आधार पे ये स्टेटमेंट बोला गया है। ये रिपोर्ट 5 लोगों ने मिलकर बनाई है। इसमें आपके सामने FAO, यूनिसेफ, WHO तो है ही, साथ में इसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कौन सा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट,
कल्चरल डेवलपमेंट, इन पांचों लोगों ने मिलके इस रिपोर्ट को आपकी तैयार किया है, इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इसमें एक दो चार चीजें और जाननी चाहिए आपको। आपका जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसका आपका मुख्यालय कहां हो जाता है, तो रोम यानी इटली में 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। साथ में इसका अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछ दिया जाए तो रोम यानी जो आपकी इटली का कैपिटल है वहां पे आपको देखने को मिलता है। यूनिसेफ की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र आपके बाल कोष की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, यूनिसेफ की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क में ही आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाते हैं। न्यूयॉर्क कहां का सिटी है, तो याद रखना है आपको, न्यूयॉर्क आपका अमेरिका का सिटी रहता है। यूनिसेफ की बात करें, अगर हम यहां पे किसकी बात करते हैं, आपकी बात करते हैं WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO की बात करते हैं। WHO के मुख्यालय आपको कहां पे देखने को मिल जाते हैं? WHO के मुख्यालय आपको जेनेवा में देखने को मिल जाते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? तो जेनेवा में WHO के आपके मुख्यालय आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा। यहां पे आपको यह भी याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी क्या हुई, 7 अप्रैल 1948 में इसकी आपकी क्या हुई, स्थापना होती है किसकी? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। इसलिए 7 अप्रैल को हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और यहां पे अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये जो है आपका कहां पे स्थित है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये आपका कहां पे स्थित है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे इसका भी मुख्यालय आपको कहां पे देखने को मिलता है? रोम में देखने को मिलता है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट यानी इसकी स्थापना 1961 में होती है। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। एकदम मैं डाइजेस्ट करके आपको नॉलेज दे रहा हूं। अगर ये नॉलेज आप अपनी कॉपी पे उतारते रहेंगे तो विश्वास मानिए कि आप बहुत ज्यादा आप धनी हो जाएंगे। किसके? नॉलेज के बहुत ज़्यादा धनी हो जाएंगे। जो आपको नॉलेज बहुत जगह से ढूंढनी पड़ेगी वो मैं कंपाइल करके कोशिश करता हूं एक जगह दे दूं, साथ में हम लोगों के करंट भी डिस्कस हो जाते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर जाते हैं यहां से और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। और साथ में दो और संगठन हमने बताया आपको, वो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और साथ में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये भी आपकी एक संस्था है जिसने पांचों लोगों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस रिपोर्ट के आधार पे जो अभी हमने पहले पढ़ी थी, 2.3 बिलियन लोगों को 2021 में खाना नहीं मिला था। हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेसेस द ब्रिक्स एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीट? तो अभी ब्रिक्स की एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी। मिनिस्टर्स यानी मंत्री स्तर की एक आपकी क्या हुई थी? मीटिंग हुई थी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करा? तो याद रखना इसमें इन जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने जो है इसको आपका एड्रेस किया है ब्रिक्स को। ब्रिक्स के अगर हेडक्वार्टर्स पूछे जाएंगे तो चाइना के अंदर आपके स्थित रहेंगे। ब्रिक्स टावर में आपके इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्रिक्स में कितने लोग रहते हैं? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 देश होते हैं। इससे पहले ये ब्रिक हुआ करता था, खाली ब्रिक हुआ करता था, खाली ब्रिक्स नहीं हुआ करता था। और ब्रिक नाम किसने दिया था? तो जिम ओ नील साहब ने इसे जो है आपका क्वाइन किया था, इस नाम को, जिम ओ नील। ये बार बार आपसे पूछा जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन को हम देखने की यहां पे कोशिश करते हैं, देखने का यहां पे प्रयास करते हैं। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट इंप्लीमेंट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? कौन हुआ है? तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो पहला राज्य जिसने क्या किया है, जिसने आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है अपनाया है, तो वो उत्तराखंड हो गया है। यहां पे देखते हैं हम, अगर हम बात करेंगे किसकी? उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे यानी यूके यानी उत्तराखंड की बात करेंगे तो इसकी 2 कैपिटल हो जाती हैं। एक है देहरादून
और एक आपकी गैर शरण हो जाती है। क्या हो जाती है? गैर शरण। तो दो कैपिटल, दो आपकी राजधानियां हो जाती हैं, देहरादून, गैर शरण। और इसमें अगर हम बात करेंगे यहां का, इस समय आपका राज्यपाल कौन है, यानी गवर्नर कौन है उत्तराखंड का, तो गुरमीत सिंह जो है आपके हो जाएंगे गवर्नर। गुरमीत सिंह जो है आपके हो जाएंगे गवर्नर। साथ में आपसे अगर सीएम यानी चीफ मिनिस्टर पूछा जाए तो पुष्कर सिंह धामी जो है आपके, पुष्कर सिंह धामी जो है आपके क्या हो जाएंगे? चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे यहां पे किसके? उत्तराखंड के। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में से कब कट के उत्तराखंड बना था, तो याद रखना 9 नवंबर 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। साथ में आपको याद रखना है उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल हुआ करता था, उत्तरांचल हुआ करता था। इसका नाम बदल के उत्तराखंड कब किया गया है? तो 2006 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी है। और अगर बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो ये आपकी 29 जुलाई 2020 में आपकी पारित की गई थी, पास हुई थी और आपकी अप्रूव हो आपकी पास कर दी गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 में। अगर बात करेंगे इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति भारत में चल रही थी, तो याद रखना नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। कौन सी? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में चल रही थी। उसको ही रिप्लेस करके नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है लाई गई है, याद रखना। और अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा पे राज्य सरकार के साथ साथ आपकी केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, इसलिए शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय आपका शिक्षा हो जाता है, कंकरेंट लिस्ट का विषय आपका शिक्षा हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा आज आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, जो कि हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसका लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम 20th मेंबर ऑफ यूरोजोन, यूरो क्षेत्र का 20वां सदस्य कौन बना है? और उसने यह भी बोला है कि वो अपनी करेंसी भी यूरो बनाने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरो करेंसी भी अपनी बनाने वाला है और यूरो क्षेत्र का पहला देश, यूरो क्षेत्र में 20वां देश बना है, यूरो क्षेत्र में आपका वो शामिल हुआ है। तो क्रोएशिया इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्रोएशिया वो देश है जो यूरो क्षेत्र का सदस्य बना है। साथ में इसने ये भी बोला है कि ये जो है क्या करेगा? यूरो को अपनी करेंसी भी बनाएगा। तो अगर बात करेंगे हम यूरोपियन यूनियन की, यूरोजोन लगभग आपकी संबंधित है यूरोपियन संघ से, यानी यूरोपियन यूनियन से। तो यूरोपियन यूनियन की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें आपके टोटल सदस्य कितने हो जाते हैं? 27 सदस्य हो जाते हैं। इंग्लैंड आपका इसके बाहर निकल चुका है, तो 27 सदस्य इसमें होते हैं। और यूरोपियन यूनियन में ही एक यूरोजोन है। यूरोजोन में जो देश होते हैं वो उनमें आपका करेंसी क्या चलता है? यूरो चलता है। तो यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, लेकिन यूरोजोन में आपके कितने मेंबर्स हैं? 20 मेंबर्स हो जाएंगे क्रोएशिया के साथ साथ, ठीक है। तो क्रोएशिया ने बोला है 1 जनवरी 2023 को हम यूरोजोन के पार्ट हो जाएंगे। यूरोजोन में हम कब मिल जाएंगे? ये क्रोएशिया ने बोला है कि हम 1 जनवरी 2023 में आपके यूरोजोन के हिस्से बन जाएंगे और हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? यूरो हमारी करेंसी हो जाएगी। इंग्लैंड आपका ईयू यानी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो यूरोजोन का हिस्सा होगा नहीं। यहां पे आपको याद रखना है आपके डेनमार्क में कौन सी करेंसी चलती है, बल्कि ये डेनमार्क जो है आपका यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन इसमें करेंसी आपकी यूरो नहीं चलती है। यूरोजोन वाले देशों में ही करेंसी यूरो चलती है। तो डेनिश क्रॉन, इसमें कौन सी करेंसी चलती है? तो डेनिश क्रॉन इसमें जो है आपकी करेंसी चलती है, डेनिश क्रॉन, या क्रॉन भी बोल दिया जाता है खाली, तो ये भी याद रखना। स्वीडन भी आपका यूरोपियन यूनियन का एक देश है, क्रोएशिया भी आपका यूरोपियन यूनियन का एक देश है, जो कि क्रोएशिया अब यूरोजोन में शामिल होने वाला है। तो स्वीडन भी आपका ईयू का यानी यूरोपियन यूनियन का जो है एक देश है। और स्वीडिश क्रोना, इसमें कौन सी करेंसी चलती है? तो याद रखना स्वीडिश
क्रोना जो है इसमें करेंसी आपकी चलती है। कौन सी? स्वीडिश क्रोना जो है आपकी ये करेंसी इसमें चलती है। क्रोशिया की बात करेंगे तो क्रोशिया की आपकी जो करेंसी है वो है आपकी क्रोशियन कूना। क्रोशियन कूना जो है आपकी करेंसी हो जाती है, क्रोशियन कूना जो है करेंसी हो जाती है किसकी? क्रोशिया की। लेकिन ये करेंसी अब क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी 1 जनवरी 2023 के बाद। स्वीडन की करेंसी स्वीडिश क्रोना है, डेनिश क्रोन करेंसी है डेनमार्क की। ये याद रखना है आपको, स्वीडन की बहुत पूछी जाती है। स्वीडन और डेनमार्क और क्रोशिया तीनों यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंग्लैंड की करेंसी क्या है। इंग्लैंड की करेंसी क्या यूरोपियन यूनियन है या कोई और इंग्लैंड की करेंसी है? इंग्लैंड अब यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। चलिए आज इसी के साथ हम इस करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन थे इसका जो है समापन करते हैं और अगले करंट अफेयर्स के बहुत जानदार और शानदार सेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और आनंद लीजिए पढ़ाई का। नोट्स बनाते चलिए, मेरा विश्वास है आप लोग बना रहे होंगे। चलिए, थैंक यू गाइज।